आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गंभीर और दिलचस्प दुविधा पर बात करते हैं। एक ऐसा टकराव जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेजी से आकार ले रहा है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और तरक्की का बहुत बड़ा सपना, तो दूसरी तरफ एक बेहद प्राचीन और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जद्दोजहद। चलिए इस पूरे मुद्दे की तह तक जाते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही विशाल और चौंकाने वाला प्रस्तावित बजट है। इस भारी भरकम रकम का मकसद है एक घने जंगलों वाले अछूते इकोसिस्टम को एक मेगा मिलिट्री और व्यापारिक हब में पूरी तरह से बदल देना। ये कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के रणनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम ग्रेट निकोबार मास्टर प्लान, मलक्का के रणनीतिक महत्व, एक नए आर्थिक हब के निर्माण, पारिस्थितिक और जनजातीय जोखिम, वनारोपण योजना और आखिर में विकास बनाम पर्यावरण की बहस पर एक-एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले द ग्रेट निकोबार मास्टर प्लान से शुरुआत करते हैं। ये महत्वाकांक्षी विजन कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ है, इसका सफर काफी लंबा रहा है। 2004 की भयंकर सुनामी ने शुरुआती योजनाओं पर अचानक ब्रेक लगा दिया था, लेकिन 2015 में इस प्रोजेक्ट को एक नए बजट के साथ फिर से जिंदा किया गया। इसके बाद 2021 में नीति आयोग ने इसका पूरा मास्टर प्लान दुनिया के सामने रखा और अभी हाल ही में 2024 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से भी इसे हरी झंडी मिल गई है। अब आते हैं इसके दूसरे अहम पहलू पर, यानी मलक्का का सामरिक या रणनीतिक महत्व। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा इसके भूगोल को देखिए। ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया की सुमात्रा से सिर्फ 163 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। और दूसरी तरफ है चीन, जिसका लगभग 80% तेल व्यापार इसी एकलौते रास्ते से गुजरता है। तो इस चोक पॉइंट पर भारत की मजबूत मौजूदगी चीन के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा रणनीतिक जवाब बन जाती है। तीसरा बिंदु है एक नया आर्थिक हब बनाना। रक्षा के अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक सपना भी जुड़ा है। इसे समंदर के बीचों बीच एक विशाल रेस्ट स्टॉप की तरह सोचिए। अभी जो बड़े बड़े कार्गो जहाज मलक्का से गुजरते हैं, उन्हें रुकने के लिए सिंगापुर या कोलंबो जाना पड़ता है। लेकिन इस नए ट्रांसशिपमेंट हब के बनने से इन जहाज़ों को ग्रेट निकोबार में ही डॉक करने, आराम करने और ईंधन भरने की सुविधा मिल जाएगी। इसकी क्षमता 16 मिलियन TEU कंटेनर्स को संभालने की होगी। साथ ही यहाँ एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे विदेशी बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और यहीं से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, पारिस्थितिक और जनजातीय जोखिम। इस विशाल विकास की जो कीमत चुकाई जानी है वो सच में बहुत भारी है। अंदाजा लगाइए, लगभग 10 लाख प्राचीन सदाबहार पेड़ हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, सबसे बड़ी चिंता शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों की है। ये विशेष और कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें PVTG भी कहते हैं, हजारों सालों से इस द्वीप को अपना घर मानते आए हैं। अब उन पर विस्थापन का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही दुर्लभ लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की जगह और खारे पानी के मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भी हमेशा के लिए उजड़ सकता है। पांचवां हिस्सा है इस नुकसान को कम करने के लिए लाई गई वनारोपण शमन योजना। अब इस भारी पर्यावरण विनाश की भरपाई के लिए सरकार ने एक क्षतिपूरक वनारोपण योजना पेश की है। लेकिन इस योजना ने एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा कर दिया है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या निकोबार के एक अछूते वर्षावन की भरपाई हरियाणा में पेड़ लगाकर वाकई की जा सकती है? योजना के अनुसार निकोबार द्वीप पर जो भी जंगल काटे जाएंगे, उसके बदले हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की अरावली पर्वतमाला में नए सिरे से पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन कई पर्यावरणविद ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल की अनूठी जैव विविधता को एक बिल्कुल ही अलग और सूखे जलवायु वाले इलाके में फिर से पैदा किया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, राजनीति विकास बनाम पर्यावरण की बहस। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इस मुद्दे पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक पारिस्थितिक आपदा है जो सिर्फ कॉर्पोरेट हितों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है।
वहीं दूसरी तरफ रक्षा विशेषज्ञों का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यह एक नितांत आवश्यक रणनीतिक कदम है जिससे अब पीछे नहीं हटा जा सकता। तो जैसे जैसे प्रगति का ये तराजू लंबे समय की पर्यावरण स्थिरता और तुरंत मिलने वाले रणनीतिक फायदों के बीच झूलता है, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक आज़ादी की कीमत इसके एक प्राचीन और अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र के अपूरणीय विनाश के रूप में चुकाई जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे समाज को मिलकर गहराई से विचार करना होगा।